तूफान की रात थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और आसमान गरज रहा था। आरव अपने जहाज सी हॉक की सबसे गहराई में मौजूद पुराने स्टोरेज रूम में बैठा था। उसके सामने खुली थी एक धूल भरी पुरानी लकड़ी की संदूक, जिसे उसके पिता ने वर्षों पहले छुपाकर रखा था। कैप्टन आरव अर्जुन ने आकर कहा, आप कब से यहाँ हैं? आरव की नजरें संदूक के अंदर रखी एक पुरानी चमड़े की डायरी और एक मुड़ा हुआ नक्शा पर टिकी थी। ये मेरे पिता की है, आरव ने धीरे से कहा। इस पर वही निशान है जो उनके गले में पहने लॉकेट पर था। कबीर और राहुल भी नीचे आ गए। आरव ने धीरे धीरे उस डायरी के पहले पन्ने को खोला। वहाँ लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन समंदर के नीचे जो खजाना छुपा है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर याद रखना, समंदर की आंख सिर्फ खजाना नहीं, एक परीक्षा भी है। समंदर की आंख, कबीर ने चौंकते हुए पूछा। आरव ने नक्शा खोला। उसमें एक अजीब सी आकृति बनी थी, एक गोल आकृति जिसके बीच में एक नीला बिंदु था जो किसी आंख जैसा लग रहा था। ये जगह कहाँ है? राहुल ने पूछा। आरव ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसके कोने में छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, सिरेना ट्रेंच। गहराई जो किसी ने नापी नहीं, सिरेना ट्रेंच। अर्जुन ने कहा, कई लोग कहते हैं वो जगह असली नहीं है, मगर अब हमारे पास उसका नक्शा है। आरव ने दृढ़ता से कहा, और अगर मेरे पिता ने ये खुद लिखा है तो यकीनन इसमें कुछ है। राहुल ने धीरे से पूछा, मगर उस बिंदु के पास ये लाल निशान क्यों है और ये क्यों लिखा है? जिसने समंदर की आंख देखी उसने अपनी आंखें खो दी। आरव कुछ देर शांत रहा, फिर उसने नक्शे को मोड़ा और कहा, इसका जवाब हमें सिर्फ समंदर ही देगा। कल सुबह हम सिरेना ट्रेंच की ओर रवाना होंगे। कबीर ने धीरे से कहा, कैप्टन, अगर ये सच निकला तो इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। उसके पिता की डायरी में लिखा हर शब्द उसके मन में गूंज रहा था। समंदर की आंख को पाना आसान नहीं, उसे पहचानना उससे भी कठिन है। और जो उसकी परीक्षा में फेल हुआ वह दोबारा नहीं लौटा। रात गहराती जा रही थी। जहाज के ऊपर समुद्र की लहरें थमती नहीं थीं और सी हॉक एक नई यात्रा की तैयारी कर रहा था। एक यात्रा जो सिर्फ खजाने तक नहीं, बल्कि आरव के भाग्य और अतीत की परतों तक जाने वाली थी। सुबह का सूरज समंदर के ऊपर उग चुका था, लेकिन सी हॉक के डेक पर सन्नाटा पसरा था। आरव नक्शा थामे जहाज के आगे खड़ा था। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी थीं। कैप्टन, हम सिरेना ट्रेंच से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं, राहुल ने कहा। अभी तक सब ठीक है, अर्जुन बोला, लेकिन मैं नहीं जानता क्यों मुझे ये समंदर कुछ अलग लग रहा है। बहुत शांत, बहुत चुप। कबीर ने दूरबीन से देखा। बिल्कुल सही कहा अर्जुन, ये समंदर ज्यादा ही शांत है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आरव ने नक्शे पर उंगलियां फिराईं। समंदर की आंख। शांत समुद्र कभी अच्छा संकेत नहीं होता, उसने बुदबुदाया। रात होते ही सी हॉक अचानक जोर से हिल गया। जहाज एक जगह अटक गया था। सर, हम किसी अदृश्य रिफ पर फंस गए हैं, एक नाविक चिल्लाया। कबीर तुरंत नीचे उतरा और चिल्लाया, हमने जो नक्शा फॉलो किया है उसमें ये जगह दिखाई नहीं गई थी। आरव नीचे गया, देखा जहाज की तली में पानी भरने लगा था। जल्दी लकड़ी और सीलेंट लाओ, आरव ने हुक्म दिया। काम शुरू हो गया, लेकिन उसी वक्त जहाज के एक कोने से चीख आई, कोई है वहाँ। राहुल दौड़कर वहाँ पहुंचा। देखा एक नाविक बेहोश पड़ा था और उसकी हथेली में एक शब्द खुदा हुआ था, बिवेयर बिवेयर। किससे? अर्जुन फुसफुसाया। आरव समझ चुका था इस नक्शे को पाने वाला सिर्फ वो नहीं था, कोई और भी था। कोई जो इस खजाने तक पहले पहुंच चुका है या अब भी इसी समंदर में है। रात के अंधेरे में एक और जहाज की परछाई दूर नजर आई, काली पालों वाला एक अजनबी जहाज जो बिना आवाज के सी हॉक के पीछे पीछे बढ़ रहा था। रात के तीसरे पहर सी हॉक के सभी नाविक अपनी जगहों पर थे। समंदर अब फिर से बेचैन था। लहरें जोर से टकरा रही थीं और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। कबीर ने दूरबीन उठाई और अंधेरे में झांक। कैप्टन, वो जहाज अब और पास आ गया है, उसने धीरे से कहा। आरव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। काले पाल, बिना झंडा, ये या तो भूतिया जहाज है या दुश्मन लुटेरों का। राहुल ने पूछा, क्या हम हमला करें? नहीं, आरव बोला, पहले जानने की कोशिश करो कि वे कौन हैं। अचानक एक तीर सी हॉक के डेक पर गिरा। उसमें बंधा था एक संदेश। कबीर ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर बस 2 शब्द लिखे थे, टर्न बैक। अर्जुन चौंक गया। क्या ये कोई चेतावनी है? आरव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, या एक धमकी? कैप्टन, राहुल ने कहा, उस जहाज का नाम शायद हम पहले भी सुन चुके हैं, द एबिस विडो। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। एबिस विडो? वो तो एक श्रापित जहाज है। कहा जाता है कि जो भी उसके करीब गया वो समंदर में समा गया। आरव ने कठोरता से कहा, अगर वो श्राप है तो हम उसका सामना करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही सी हॉक ने अपना रास्ता जारी रखा, एबिस विडो अचानक गायब हो गया। एक पल में सामने था और दूसरे ही पल धुंध में समा गया। अर्जुन बुदबुदाया, ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर ने डर से कहा, कहीं ये सचमुच कोई आत्माओं का जहाज तो नहीं? आरव ने शांत होकर कहा, हो सकता है वो लोग हमारे नक्शे की तलाश में हों, या शायद वे पहले वहाँ जा चुके हों। लेकिन जो भी हो, अब खेल शुरू हो चुका है। उसी रात आरव को एक सपना आया। वह समुद्र के तल में था, चारों ओर अंधेरा और एक विशाल नीली आंख उसे घूर रही थी। तुम बहुत करीब हो आरव, लेकिन जो देख रहा है वो भी तुम्हें देख रहा है। आरव चौंक कर उठ गया। पसीने से भीगा हुआ उसने तय कर लिया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अगली सुबह सी हॉक ने सिरेना ट्रेंच की ओर आखिरी कदम बढ़ा दिए। अगली सुबह समुद्र पूरी तरह शांत था। अजीब सी शांति, जैसे समंदर खुद
अपनी सांसें रोके हुए हों। सी हॉक अब सिरेना ट्रेंच के ठीक ऊपर था, समुद्र की सबसे गहरी और रहस्यमयी खाई। कबीर ने कंपास की ओर इशारा किया। कैप्टन, यहाँ हमारा कंपास घूमना बंद कर गया है, ये जगह कुछ अलग है। आरव ने अपने नक्शे को खोलते हुए कहा। नक्शे के मुताबिक यहीं कहीं नीचे आई ऑफ द सी छिपा है, पर उसे पाने के लिए हमें नीचे उतरना हो, समंदर की गहराई में। अर्जुन घबराया। इतनी गहराई में? वहाँ तो रोशनी भी नहीं जाती कैप्टन, और हवा की भी कोई गारंटी नहीं है। आराव ने गंभीरता से कहा। हमें पता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये वही जगह है जहाँ मेरे पिता आखिरी बार देखे गए थे, और अगर आई ऑफ द सी वाकई वहाँ है तो हम उसे पाकर ही लौटेंगे। कबीर ने पूछा, तो क्या हम डाइविंग तैयारियां शुरू करें? आराव ने सिर हिलाया। राहुल, तुम जहाज की निगरानी रखो, कबीर और अर्जुन मेरे साथ नीचे चलोगे। तीनों ने डाइविंग सूट्स और स्पेशल ऑक्सीजन गियर पहन लिए। जहाज से जुड़ी एक लंबी रस्सी उनके साथ बांधी गई ताकि आपातकाल में वे वापस खींचे जा सके। जैसे ही वे पानी में उतरे, चारों ओर अंधेरा छा गया। सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी ही उनकी आंखों का सहारा बनी। नीचे उतरते उतरते समुद्र का रंग नीले से काले में बदल गया। हर ओर बस खामोशी और रहस्यमयी परछाइयां। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी एक दिशा में डाली और चौंक गया। कैप्टन, वहाँ कुछ है। एक विशाल मूर्ति, इंसानी आकृति, लेकिन आंख की जगह एक खाली गोल गड्ढा। कबीर ने कहा, ये कोई मंदिर जैसा दिख रहा है। क्या ये आई ऑफ द सी की रक्षा के लिए बना है? आराव ने आगे बढ़ते हुए देखा। समुद्र की चट्टानों के बीच एक पुराना पत्थर का दरवाजा था, जिस पर समुद्री प्राचीन लिपि में कुछ खुदा हुआ था। आराव ने फुसफुसाकर पढ़ा, जो भी इसे खोलेगा उसे आंख के बदले आत्मा देनी होगी। अर्जुन घबरा गया। ये तो बलिदान मांग रहा है। नहीं, आरव बोला, ये चेतावनी है। इसका मतलब है कि आई ऑफ द सी कोई साधारण खजाना नहीं, ये एक प्राचीन शक्ति है। कबीर ने देखा, कैप्टन, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, अंदर से नीली रोशनी आ रही है। तीनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोला और सामने था एक गुंबद नुमा कक्ष, जिसके बीचों बीच रखा था एक चमकता हुआ नीला ऑर्ब, द आई ऑफ द सी। ऑर्ब की रोशनी उनकी आंखों में चुभ रही थी। आरव ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, समुद्र की पूरी गहराई कांपने लगी। अचानक ऑर्ब से एक तेज नीली लहर निकली और पूरी खाई गूंज उठी। तुमने मुझे छूने की कोशिश की आरव, अब देखो कि समुद्र कैसे जवाब देता है। अचानक ऊपर से एबिस विडो का परछाई नजर आई। वे भी वहीं थे और अब आरव की टीम फंस चुकी थी। जैसे ही आरव ने आई ऑफ द सी को छूने की कोशिश की, समुद्र के अंदर की शांति बुरी तरह टूट गई। अचानक चारों ओर भयंकर कंपन होने लगा। पानी में दूर कहीं से भारी गर्जना की आवाज आई, मानो समुद्र खुद गुस्से में हो। कबीर ने घबराकर कहा, कैप्टन, वो देखो ऊपर। एक काली आकृति, ऊपर से एबिस विडो की जलपोत जैसी आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। लेकिन ये कोई आम जहाज नहीं था। उसके किनारों पर बिखरे खोपड़ियों के निशान थे और उसके मस्तूल पर लहराता काला झंडा एक आंख के निशान के साथ। ये तो एक अनडेड पायरेट शिप है, अर्जुन कांपते हुए बोला। आरव ने कहा, ये वही है जिसे मेरे पिता खोजने निकले थे और शायद यहीं खो गए, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अचानक एबिस विडो के डेक से 3 जलपिशाच निकले, आधे इंसान आधे मछली जैसे प्राणी, और सीधे आरव की टीम की ओर बढ़े। कबीर ने पानी में ही तलवार निकाली और कहा, जो होगा देखा जाएगा, और पहले पिशाच से भिड़ गया। अर्जुन ने अपने पास की हारपून से एक को भेद डाला, लेकिन तीसरा पिशाच आरव की ओर लपका। आरव ने अपनी कटलास से उसका रास्ता रोका और आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम इस ऑर्ब के रक्षक हो तो जान लो, मैं इस शक्ति को बुरे हाथों में नहीं जाने दूंगा। उसी पल ऑर्ब ने एक हल्की नीली चमक फैलाई और आरव के हाथ में कुछ लिखावट उभर आई, एक प्राचीन चिन्ह, और पिशाच चिल्लाकर गायब हो गया। कबीर बोला, कैप्टन, वो ऑर्ब तुम्हें पहचान रहा है। आरव धीरे धीरे ऑर्ब की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पूरी खाई नीले प्रकाश से भर गई। एबिस विडो जोर से कांप उठा और उसकी डेक से एक भयानक आकृति प्रकट हुई, एक आधा जला हुआ पायरेट कप्तान। उसकी एक आंख गायब थी। मैं हूँ कैप्टन वार्गोस, आई ऑफ द सी का शापित रक्षक, और अब आरव, तुम्हें अपने पिता की तरह मेरी सेना में शामिल होना होगा। आरव चौंका। तुम जानते हो मेरे पिता को? वार्गोस बोला, हाँ, क्योंकि उन्होंने ही इस ऑर्ब को छूने की कोशिश की थी और अब उनका अंत भी यही हुआ था। कबीर ने आरव को देखा। कैप्टन, क्या हम? आरव ने आंखें बंद की, ऑर्ब को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, मैं इस शक्ति का उत्तराधिकारी हूँ और मैं इसे दुष्ट आत्माओं से मुक्त करूंगा। ऑर्ब से एक तेज प्रकाश निकला और सीधा कैप्टन वार्गोस की आंख में लगा। अब इस विडो जोर से चीखी, उसका मस्तूल टूट गया और वह धीरे धीरे समुद्र में समा गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद आराव, कबीर और अर्जुन वापस सी हॉक पर पहुंचे। राहुल ने पूछा, कैप्टन, क्या हुआ नीचे? आराव ने मुस्कुराकर कहा, हमने उस रहस्य को छू लिया, लेकिन ये अभी अंत नहीं है। आई ऑफ द सी सिर्फ एक शुरुआत है, और दूर समुद्र के क्षितिज पर एक और काले तूफान का संकेत था। आई ऑफ द सी को लेकर आरव जैसे ही सी हॉक पर लौटा, समुद्र की लहरें कुछ पल के लिए शांत हो गईं, लेकिन फिर धीरे धीरे एक अजीब सी नमी और ठंडक जहाज के हर कोने में फैलने लगी। कबीर ने गौर किया, कैप्टन, ये कोहरा अचानक क्यों बढ़ने लगा? अर्जुन ने इधर उधर देखा। ये कोहरा कहीं देखा हुआ लगता है। तभी अचानक जहाज की रस्सियों में
खुद खिंचाव आने लगा, पालें हिलने लगी और जहाज की लकड़ियों में खरोंचों की आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत जहाज पर चल रही हो। आराव ने आई ऑफ द सी को अपनी जेब में सुरक्षित रखते हुए कहा, कुछ तो है जो हमारे साथ जहाज पर आया है। तभी राहुल की चीख गूंजी, हेल्प! सब दौड़ते हुए नीचे के डेक पर पहुंचे और देखा राहुल की पीठ पर जलती हुई छाया का निशान था और वो बेहोश पड़ा था। कबीर चौंका, कैप्टन, ये तो उसी पिशाच का निशान है जिसे हमने अब इस विडो पर हराया था। आराव ने गहराई से कहा, नहीं कबीर, ये सिर्फ उसका नहीं, ये ऑर्ब की राक्षसी ताकत का हिस्सा है। जब मैंने ऑर्ब को छुआ तब ये जहाज भी उस शाप से जुड़ गया। सी हॉक अब एक आम जहाज नहीं रहा, अब उसमें रह गई थी आई ऑफ द सी की शापित ऊर्जा और वो धीरे धीरे अपने हर सदस्य पर असर डाल रही थी। अगली सुबह अर्जुन अकेले पाल ठीक करने गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसका कोई अता पता नहीं था। पालें फटी मिली और उस पर किसी ने नाखूनों से एक शब्द लिखा था, रिटर्न इट बैक। कबीर गुस्से में चिल्लाया, कैप्टन, हमें इस ऑर्ब को वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए। आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं कबीर, ये सिर्फ एक गहना नहीं, ये सैकड़ों साल पुरानी शक्ति है। अगर हमने इसे छोड़ा तो कोई और दुष्ट आत्मा इसे हथिया ले। तभी जहाज की घंटी अपने आप बजने लगी, डिंग 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 डिंग। राहुल, जो अब होश में आया था, धीरे से बोला, कैप्टन, वो वापस आ रहे हैं। आरव ने पूछा, कौन? राहुल कांपता हुआ बोला, वो सब जो एबिस विडो पर मारे गए थे अब इस जहाज पर हैं। और अचानक एक हवा का झोंका आया और सी हॉक के ऊपर भूतिया छायाएं मंडराने लगी। सी हॉक अब पूरी तरह भूतिया जहाज बन चुका था। जहाज के डेक पर जहाजी बिल्लियां और दरवाजे अपने आप बंद खुल रहे थे। आरव की टीम के हौसले थक चुके थे, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। आरव ने गहरा सांस लिया और ऑर्ब यानी आंख का सागर को अपनी हथेली में कसकर दबाया। आज खत्म करते हैं ये शाप, उसने ठान लिया। कबीर, अर्जुन और राहुल ने भी अपने हथियार संभाले। उन्होंने जहाज के डेक पर इकट्ठा होकर उस भूतिया छायाओं से सामना करने की तैयारी। तभी समुद्र में एक भयंकर तूफान उठा, जैसे प्रकृति भी इस लड़ाई को देखकर दहशत में हो। तूफान की गर्जना के बीच अचानक जहाज के नीचे से गहरे पानी से एक विशाल भयंकर जल राक्षस निकला। वो था अबिसल लिवियाथन, जो आई ऑफ द सी की रक्षा कर रहा था। आरव ने चिल्लाया, टीम, उसे रोकना होगा, तभी हम ऑर्ब को समुद्र में वापस फेंक सकते हैं। भारी लड़ाई शुरू हुई। कबीर और अर्जुन ने लेवियाथान के बड़े पंजों पर वार किए, जबकि राहुल ने जालीदार जाल फेंक। आरव ने अपनी तलवार निकाली और लेवियाथान के पैरों में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे लड़ रहे थे, ऑर्ब की शक्ति धीरे धीरे आरव के अंदर से खत्म हो रही थी। अचानक आरव ने महसूस किया कि केवल वह ही ऑर्ब को समुद्र की गहराइयों में वापस छोड़ सकता है और इसके लिए उसे खुद को उस काले पानी में समर्पित करना होगा। उसने अपने साथियों को देखा और कहा, मेरा ये बलिदान सी हॉक और हमारी टीम को बचाएगा। तुम लोग जाओ, मैं इसे खत्म करता हूँ। सबने मना किया, लेकिन आरव की मर्जी अटल थी। धीरे धीरे आरव ऑर्ब को लेकर समुद्र की तरफ बढ़ा। लिवियाथान ने एक आखिरी जोरदार हमला किया, लेकिन आरव ने उसे पार करते हुए ऑर्ब को गहरे पानी में फेंक दिया। जैसे ही ऑर्ब पानी में डूबा, एक तेज रोशनी निकली और लेवियाथन गायब हो गया। सी हॉक पर फैला भूतिया शाप भी खत्म हो गया, लेकिन आराव खुद समुद्र की गहराइयों में डूब चुका था। कबीर ने आंसू बहाते हुए कहा, कैप्टन, तुमने हमारे लिए ये सब किया, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अर्जुन और राहुल ने भी अपने साथी को याद करते हुए सी हॉक को सुरक्षित जलमार्ग की ओर ले जाए। सी हॉक फिर से एक जीवित जहाज बन गया, जो बिना किसी शाप के खुले समुद्र में दौड़ रहा था। आरव की यादों को लेकर टीम नए साहस के साथ आगे बढ़ी। कैप्टन आरव की कहानी हमें हमेशा याद रहेगी, कबीर ने कहा, और उनकी कुर्बानी से हमने सीखा, कभी भी सच्चाई और दोस्ती के लिए लड़ाई हार नहीं माननी चाहिए।